अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, रात में इशा के बाद सिर्फ़ 1 लाख रुपये या उससे भी कम में इंडिया टू मक्कतुल मुकर्रमा बाय रोड आप किस तरीक़े से सफ़र कर सकते हैं, हज या उम्रे का फ़रीज़ा अंजाम दे सकते हैं, उसके ताल्लुक़ से सारे डिटेल्स हमने बयान किए थे। तो मैं समझता हूँ उसे अपलोड करके अभी चंद घंटे भी नहीं हुए थे तो फजर के पहले से ही लोगों के मैसेज और फ़ोन आना शुरू हो गए। कुछ लोगों का कहना ये था, एक साहब ने जो है बड़े तफसील के साथ में उस वीडियो के नीचे कमेंट भी किया हुआ है कि बोले उसके लिए दिल्ली जाने की, दिल्ली से लाहौर जाने की, लाहौर से तेहरान जाने की, तेहरान से बगदाद जाने की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट गुजरात से कराची और कराची से शिराज़ और शिराज़ से जो है बसरा होते हुए एकदम आसान रास्ते से अगर सफ़र करेंगे तो 1000 किलोमीटर का हमारा सफ़र बच जाएगा। एक्चुअल में इस तरह के सवालात जिन लोगों के जहन में आ रहे हैं, अभी मैं उनको भी कुछ जवाबात देना ज़रूरी समझता हूँ ताकि उनकी गलत फहमियाँ दूर हों। देखो कैसा है, अभी आप आपके घर पे होंगे, मैं मेरे घर पर हूँ और मुझे जो है किसी भी दूसरे शहर के लिए अगर सफ़र करना है और मैं ये सोचूं कि जो रेलवे है, जो ट्रेन है, वो डायरेक्ट मेरे घर के नीचे आए, मैं क्यों सफ़र करके रेलवे स्टेशन तक जाऊं, मैं क्यों तकलीफ़ उठाऊं। ट्रेन ने मेरे घर के नीचे आना चाहिए तो मैं उसी में सवार हो जाऊंगा और फिर ट्रेन मुझे स्टेशन पे नहीं छोड़ेंगी। जिस शहर में मुझे जाना है, मिसाल के तौर पे मुझे बॉम्बे जाना है और बॉम्बे के अंदर मेरा जो काम है वो मंत्रालय में है, तो ट्रेन ने मुझे वीटी स्टेशन पे नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि ट्रेन ने मुझे डायरेक्ट मंत्रालय की जो बिल्डिंग है उसके सामने तक ले जाकर छोड़ना चाहिए। क्योंकि मैं वीटी स्टेशन पे क्यों उतरूँ, वहाँ से क्यों टैक्सी लूँ और उस टैक्सी के ज़रिए से मंत्रालय तक पहुँचूँ। लेकिन मुझे करना वही पड़ेगा जो रेलवे का रूल है, जो रेलवे का रेगुलेशंस है। मुझे अगर बॉम्बे का सफ़र करना है, ट्रेन मेरे घर पर नहीं आएगी, बल्कि प्रोसेसिंग ये है, मुझे नीचे उतरकर ऑटो रिक्शे के ज़रिए से रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ेगा। जो ट्रेन का रास्ता है, ट्रेन उसी पर चलेंगी, ट्रेन रोड पर नहीं चलेंगी। तो ट्रेन अपने रास्ते पे खड़ी हुई होंगी और मैं जाकर जब उसमें सवार हो जाऊंगा तो जहाँ तक ट्रेन का रास्ता जाता है, ट्रेन मुझे वहीं पर ड्रॉप कर देंगी। अब मेरा काम है उससे आगे का जो रास्ता है वो मैं या तो पैदल तय करूं या टैक्सी लेकर तय करूं। ट्रेन मुझे डायरेक्ट मंत्रालय की बिल्डिंग तक ले जाकर नहीं पहुंचाएंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसका रास्ता नहीं है, उसका जो रूट था वो ख़त्म हो गया। तो ये कैसा है, इसे कहते हैं एक तरतीब, इसे कहते हैं एक तरीक़ा, इसे कहते हैं एक प्रोसेसिंग। आपको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। आप अपने दिल के जैसा चाहोगे वो इम्पॉसिबल है। हमने जो आपको सारे डिटेल्स बताए हुए हैं वो इस तरीक़े कार से बताए हुए हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये रूल है कि अगर वो आपको ट्रांज़िट वीज़ा दे रहे हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ वाघा बॉर्डर से ही एंट्री कर सकते हैं। और वाघा बॉर्डर जो है एक तो बाय रोड है, जो बस के ज़रिए से जाते हैं और आप वहाँ से चलकर नहीं जा सकते। एक रूल मैं आपको बता दूं, आपको और मेरे ख़्याल से तमाम हमारे जो सुनने वाले इंडियंस हैं उन लोगों को बता दूं कि कोई भी इंडियन सिटीज़न जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, अगर उसके पास में पाकिस्तान का ऑफिशियल वीज़ा भी है, तब भी वो सिवाय बस या ट्रेन के या प्लेन के पैदल बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ पे नहीं जा सकता। ये उनका रूल है। लेकिन आप ट्रांज़िट वीज़ा लेकर जा रहे हैं तो आपके लिए भी ये शर्त है, वो आपको इसी शर्त पर वीज़ा देंगे कि जो वहाँ पे जाने के पॉइंट से या तो बस के ज़रिए से, ट्रेन के ज़रिए से, प्लेन के ज़रिए से, और बाय रोड अगर आप जा रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ़ एक ही रास्ता है और वो है वाघा बॉर्डर। उसके अलावा दूसरे रास्ते से वो अलाउ नहीं करते हैं आपको कि आप सोच रहे हैं आपके दिल के जैसा। चूँकि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में हज़ारों किलोमीटर का बॉर्डर है, लेकिन आने जाने का जो ऑफिशियल पॉइंट है दोनों तरफ से वो सिर्फ़ एक है।
बाकी और भी पॉइंट्स होंगे जिन पॉइंट्स से जो है ट्रक आते हैं जाते हैं और जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका कारोबार होता होगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन जो ऑफिशियली लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, आवाम के लिए जो रास्ता खुला हुआ है वो सिर्फ़ वाघा बॉर्डर का रास्ता है। और उसके लिए भी शर्त ये है, आप पैदल चलते हुए वहाँ पर नहीं जा सकते। उसके लिए आपको या तो बस से जाना है या तो ट्रेन के ज़रिए से जाना है। तो मेरे भाई, ऐसा ये रूल है। इसके लिए आपको दिल्ली जाना ज़रूरी है, इसके लिए आपको अमृतसर के रास्ते से जाना या बस के रास्ते से जाना ज़रूरी है। अब दूसरी बात, लाहौर जाने के बाद, क्योंकि मैंने पहले ही बताया हूँ कि अगर आप पाकिस्तान के रास्ते से जा रहे हैं तो आपको सिर्फ 72 घंटों का ट्रांजिट वीज़ा मिलेगा, वो भी उनकी मेहरबानी हुई तो। और ये जो है तकरीबन 70 to 80% इम्पॉसिबल है। लेकिन जो 20 और 30% पॉसिबल है उसको सामने रखकर हम ये पूरा सफ़रनामा बता रहे हैं कि अगर मान लो किसी को मिल जाता है, वो लोग इस बात को मान लेते हैं, तो फिर उसके बाद में आपके लिए ये गुंजाइश है कि आप लाहौर जैसे ही पहुंचोगे वहाँ से बग़ैर किसी ताख़ीर के, जैसा आपने बताया कि शिराज़ के रास्ते से भी जा सकते हैं और तेहरान के रास्ते से भी, लेकिन जो अक्सर बसें चलती है वो डायरेक्ट तेहरान के लिए चलती है। और दूसरी चीज़ हमने ये भी बताई थी कि भाई जब आप ईरान होते हुए जा रहे हो तो वहाँ पे आप बहुत सारे तारीख़ी मकामात देख सकते हो, बहुत सारी ज़ियारतें आप कर सकते हो। इसके लिए हमने तेहरान वाला रास्ता बताई, क्योंकि तेहरान के लिए ज़्यादा बसें चलती है। बहरहाल ईरान और इराक़ का जो वीज़ा मिलता है वो आपको मुंबई से ही, यानी इंडिया से ही लेकर जाना है, क्योंकि वो वीज़ा आपको यहाँ पर जो है आसानी के साथ में ज़ियारत का वीज़ा, आप ज़ियारत के नाम से वो वीज़ा लेंगे तो वो आपको आसानी के साथ में मिल जाएगा। तो उस रास्ते से, क्योंकि हज का जो वीज़ा है, अभी 2-3 सवाल आए हैं। एक सवाल तो ये आया है कि हज का जो वीज़ा है वो हम कैसे हासिल करें। देखो, हज का वीज़ा हासिल करने का आसान तरीक़ा ये है, या तो आप हज कमेटी में अप्लाई करें कि भाई हमको सिर्फ वीज़ा चाहिए, और अगर वो वीज़ा नहीं देते हैं तो बहुत सारे टूर वाले हैं, बहुत सारे हैं ऐसे टूर वाले, अगर आप उनसे सिर्फ वीज़ा ख़रीदना चाहते हैं तो वो आपको वीज़ा भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं, वीज़ा भी बेचते हैं वो, तो आप उनके पास से वीज़ा ख़रीद सकते हो। अब वो आपके जान पहचान पे डिपेंड करता है कि कौन सा टूर वाला आपको कितने में वीज़ा देगा। ये उस वक्त तक के लिए है जब तक के लिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश को भी वो ऑनलाइन कैटेगरी में नहीं लेते। जब आप ऑनलाइन कैटेगरी के अंदर आ जाओगे, यानी हम लोगों को भी अगर हज का और उम्रे का ऑनलाइन वीज़ा मिलना शुरू हो जाएगा तो इंशाल्लाह ये सारी झंझटें हमारे लिए नहीं रहेगी। जैसा उन्होंने 56 मुल्कों के लिए अभी वीज़ा को ओपन कर दिया है कि वो 56 मुल्कों के जो लोग हैं वो सिर्फ हज या उम्रे का वीज़ा नहीं बल्कि सऊदी का टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हैं, और वो टूरिस्ट वीज़ा के बेस पर पूरा सऊदी घूम सकते हैं। वो पूरा सऊदी, यानी उनके रियाद में अगर रिश्तेदार है तो वहाँ जा सकते हैं, और उनके रिश्तेदार दम्माम में है तो वहाँ जा सकते हैं। पूरे सऊदी में उनको जिधर जाना है वहाँ का वो सफ़र कर सकते हैं। पहले ऐसा होता था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे। अगर रिश्तेदार रियाद में है, दम्माम में है, और आपके पास वीज़ा जो है वो उम्रे या हज का है, तो आप सिर्फ मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना तक ही डिपेंड होकर रह जाते थे, उसके बाहर नहीं जा सकते थे। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती थी। लेकिन 56 मुल्कों के लिए जो उन्होंने टूरिस्ट वीज़ा की पॉलिसी ओपन की है, अल्लाह करे कि बहुत जल्द वो हमारे लिए भी, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लिए शुरू हो जाए, तो ये मसला नहीं रहेगा। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा हज के लिए जाना, उम्रे के लिए जाना। और हम अल्लाह से ये भी दुआ करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के भी रिलेशंस वो इतने अच्छे हो जाए कि ये जो ज़ियारत के लिए जाने वाले लोग हैं उनको आसानी के साथ में वीज़ा मिल सके, तो हम अपनी गाड़ियाँ लेकर भी सफ़र कर सकते हैं हज के लिए, जैसा मैंने उसमें बताया। एक दूसरा सवाल ये था कि वापसी के लिए हम क्या करेंगे। तो वापसी में आपको सेम जो टेक्निक है उसको इस्तेमाल करना है। वापसी में फिर आपको इराक़ का वीज़ा लेना पड़ेगा ज़ियारत का, फिर आपको ईरान का वीज़ा लेना पड़ेगा, और उसके बाद में जो है आपको फिर पाकिस्तान का ट्रांजिट वीज़ा लेकर आप इंडिया में एंट्री कर सकते हैं।
अब एक दूसरी चीज़ देखो, ट्रांज़िट वीज़ा अगर आपको ज़ियारत नहीं करना है, चाहे ज़ियारत आपको ईरान की नहीं करना है, चाहे आपको ज़ियारत जो है इराक़ की नहीं करना है, सिर्फ़ वहाँ से गुज़रना है, तो फिर आपको वहाँ के ज़ियारत का वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांज़िट वीज़ा एक ऐसा वीज़ा होता है कि अगर आप किसी और मुल्क को सफ़र कर रहे हो और बीच में कोई मुल्क आता है और वहाँ अगर आपको 1 दिन 2 दिन यानी ऑलमोस्ट जो है वो 72 घंटों का वीज़ा होता है, तकरीबन मुल्क वो वीज़ा देते हैं, तो आप उनका ट्रांज़िट वीज़ा लेकर भी उन मुल्कों से गुज़र सकते हैं। आपको पूरा ज़ियारत का वीज़ा लेने की फिर ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब ज़ियारत का वीज़ा आपको इतना सस्ता मिल रहा है और 800 रुपये में ही अगर आपको मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ ज़ियारत का वीज़ा लेने में हर्ज नहीं है। अगर थकावट हो जाए, रास्ते के अंदर जो है रुकने का इरादा हो, तो आप 3 दिन से ज़्यादा भी रुक सकते हैं, 8 दिन भी रुक सकते हैं, 15 दिन भी रुक सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी 1 महीने का वीज़ा है। बहरहाल वापसी में फिर आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, आपको मक्कतुल मुकर्रमा से जिद्दा आना पड़ेगा और जिद्दा के अंदर ये सारी एम्बेसीज़ है, यानी इनके सबके कॉन्सुलेट है। जिद्दा के अंदर जो है इराक़ का भी कॉन्सुलेट है। अब ईरान के कॉन्सुलेट के बारे में मुझे पता नहीं है, अगर वो नहीं भी अगर होगा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईरान तो आपको ऑनलाइन वीज़ा देगा, क्योंकि इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स जो है उन लोगों को ऑनलाइन ईरान का वीज़ा मिल जाता है। तो आपने ऑनलाइन भी अगर अप्लाई किए तो मसला आपके सामने सिर्फ़ इराक़ के वीज़े का है, और उसके अलावा पाकिस्तान का जो ट्रांज़िट वीज़ा है, सारे डॉक्यूमेंट्स आप संभाल कर रखें और वहाँ पे सबमिट करें कि भाई देखो हम बाय रोड आए थे, अब बाय रोड ही हमको वापसी करना है और ये हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स है और ये हमारा वीज़ा है। यानी आपने अगर वो सारी चीज़ें बताए तो मैं समझता हूँ आपको वापसी का भी जो वीज़ा है वो आसानी के साथ में मिल जाएगा। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, पाकिस्तान का वीज़ा नहीं मिला, ना ट्रांज़िट वीज़ा मिला है, टूरिस्ट वीज़ा तो वो लोग इंडियंस को देते ही नहीं हैं, तो फिर ऐसी हालत में हम हज का सफ़र बाय रोड कैसे करेंगे? अब उसके लिए आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया हूँ कि 70 to 80% चांसेस तो यही है कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर को पाकिस्तान ट्रांज़िट वीज़ा भी नहीं देगा। लेकिन अगर 2030 में ये सारी बातें हमारी हो रही है, अगर मिल जाता है तो इस तरीक़े से कर सकते हैं। अगर नहीं ही मिलता है, वो नहीं देते हैं मान लो हमको, तो फिर उस कंडीशन के अंदर अगर बाय रोड सफ़र करना है तो कैसे करेंगे? अब उसके लिए मैं आपको अब दूसरे रास्ते से बताता हूँ, और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखता हूँ अगर आपके अंदर हौसला होगा, हिम्मत होगी, आज़्म होगा, इरादा होगा, थोड़ी तकलीफ़ तो होंगी, लेकिन इंशाअल्लाह बाय रोड मक्कतुल मुकर्रमा को बिल्कुल पहुँचोगे। आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। उसके लिए सिर्फ़ आप में हिम्मत होना चाहिए, और इंशाअल्लाह मैं ये भी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखता हूँ कि ये सफ़र भी आपका सिर्फ़ 1 लाख रुपये के अंदर ही होना चाहिए। और वो सफ़र कैसे होगा? वो सफ़र होगा इंडिया से म्यांमार यानी बर्मा, वहाँ से थाईलैंड, वहाँ से लाओस, वहाँ से चाइना, वहाँ से कज़ाकिस्तान, वहाँ से तुर्कमेनिस्तान, फिर वहाँ से ईरान, इराक़ होते हुए मक्कतुल मुकर्रमा। अब आपने इतने मुल्कों के नाम सुने तो थोड़ा सा आपको ये लग रहा होगा कि अरे बाप रे, ये तो इतना लंबा सफ़र, ये तो उल्टा सफ़र हो रहा है। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, कोई बात नहीं है। अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए हम थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं। आज से 6 महीने पहले, ये 6 महीने बोल रहा हूँ मैं आपको, आज से 40 साल 50 साल पहले लोग 6 महीने का हज का सफ़र करते थे। मेरे मरहूम नानी, उनका इंतकाल हो गया, वो पानी के जहाज़ का ज़माना था। उस ज़माने के अंदर मुझे याद है वो रजब के महीने में जो है हज के लिए रवाना हुए थे, और कम से कम वो रबीउल अव्वल के वक्त में उनकी वापसी हुई थी। तो इस तरीक़े से हज का जो सफ़र है पहले लोग इस तरीक़े से किया करते थे, और हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी आप बीती के अंदर उनके ख़ुद के जो सबसे पहले जो हज का जो सफ़र है, जो उन्होंने अपने उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में किए थे,
बड़ा ही लंबा चौड़ा और दिलचस्प वो सफ़रनामा है। तकरीबन 6-6 महीने साल भर का हज का सफ़र वो हुआ करता था, क्योंकि क़ियाम करते थे ये लोग मक्कतुल मुकर्रमा में 2-2 3-3 महीने, फिर मदीना मुनव्वरा जाते थे, वहाँ 2-2 3-3 महीने का क़ियाम होता था। इस तरीक़े से तो वहाँ का क़ियाम ही 6 महीने का होता था, फिर ये जो सफ़र होता था रास्ते में वो अलग होता था। तो बहरहाल हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे अकाबिरीन ने हज के जो सफ़र किए हैं उनके अपने ज़माने में, चाहे वो पानी के जहाज़ से हो या फिर बर्री रास्ते से हो, काफ़ी दुश्वारियों के साथ, और उस पे सवाब है आपके लिए, अजर व सवाब है। आपको एक एक कदम के ऊपर जो बेशुमार नेकियां मिल रही है और जो अल्लाह की तरफ से आपके लिए बड़ी बड़ी बशारतें हैं, हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। पूरा फ़ज़ाइल हज उससे भरा हुआ है। बहरहाल मैं अब आपको एक्चुअल में जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो बताने वाला हूँ। मान लो अगर आपको पाकिस्तान का वीज़ा नहीं मिला, उन्होंने रिजेक्ट कर दिए, बोले भाई ना हम आपको ट्रांज़िट वीज़ा देते हैं, टूरिस्ट तो देते ही नहीं हैं, अब क्या करेंगे। अब हिम्मत नहीं हारना है। अब क्या करना है कि बर्मा का ऑनलाइन वीज़ा लेना है। बर्मा का ऑनलाइन वीज़ा मिलता है सिर्फ $50 के अंदर, और अगर आप एम्बेसी में जाकर लेंगे तो कुछ $30 या $40 के अंदर वो मिल जाता है। यानी तकरीबन हमारे यहाँ के $30-40 बोले तो 2 से 2,500-3 हज़ार रुपये के अंदर में आपको म्यांमार यानी बर्मा का वीज़ा मिल गया। बर्मा का वीज़ा मिलने के बाद अब आपको क्या करना है। बर्मा का वीज़ा मिलने के बाद पूरे आज़्म इरादे के साथ अब आप दूसरी तरफ सफ़र कर रहे हैं हज के लिए। अब आपका उल्टी सिमत यानी गुवाहाटी की तरफ सफ़र हो रहा है। अब आपको गुवाहाटी जाना है या डिब्रूगढ़ जाना है, जहाँ की भी ट्रेन आपको मिलेंगी, बाय ट्रेन आप वहाँ तक पहुँचोगे। वहाँ पहुँचने के बाद में अब आपको वहाँ से यानी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के करीब में ही एक बस स्टैंड है, वहाँ से आपको गाड़ियाँ मिलेंगी डायरेक्ट इम्फाल के लिए या मोरे बॉर्डर के लिए। बॉर्डर का नाम आप याद रखना, उसे कहते हैं मोरे बॉर्डर। या तो डायरेक्ट मोरे बॉर्डर के लिए आपको गाड़ियाँ मिलेंगी, और अगर नहीं तो इम्फाल के लिए तो आसानी के साथ में मिल जाएंगी। अब आप निकले गुवाहाटी रेलवे स्टेशन या डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन से, वहाँ से आप पहुँच गए इम्फाल को। इम्फाल पहुँचोगे, फिर वहाँ से जो है टैक्सियाँ चलती है, और उसके अलावा जो है बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है, वो जाती है मोरे बॉर्डर के लिए। मोरे हमारे इंडिया का आखिरी शहर है, आखिरी बस्ती है जो म्यांमार यानी बर्मा के बॉर्डर के ऊपर है। मोरे जाने के बाद में आप मोरे चले गए। मोरे जाने के बाद में मोरे बॉर्डर जो है आप पैदल क्रॉस कर सकते हैं चलते चलते। उसके लिए आपको बस की, उसके लिए आपको सवारी की, ट्रेन की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पैदल आपने जो है एक वहाँ पे ब्रिज बना हुआ है, उसको फ्रेंडशिप ब्रिज कहते हैं। वो ब्रिज को जैसे ही आप क्रॉस करोगे, एक छोटा सा नाला है, वो नाला ही इंडिया और म्यांमार के बीच में बॉर्डर है। नाले के इधर इंडिया, नाले के उधर म्यांमार। तो आपने वो फ्रेंडशिप ब्रिज को जैसे ही क्रॉस किए, आप म्यांमार के अंदर पहुंच गए। तो जब आप इंडिया से निकलोगे यानी इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करोगे, तो वहाँ पे हमारे इमिग्रेशन के लोग बैठे हुए होते हैं। उनको आपने वीज़ा और सारी चीज़ें दिखा दिए। वो दिखाने के बाद में आपको आसानी के साथ में वो लोग स्टैंप दे देंगे। अब आप म्यांमार पहुंच गए, वहाँ का आपने स्टैंप ले लिए। वहाँ का स्टैंप लेने के बाद में अब म्यांमार का जो पहला शहर है उसका नाम है तामू। मोरे इंडिया का आखिरी शहर और तामू म्यांमार का पहला शहर। आप तामू चले गए। तामू जाने के बाद में अब आपको क्या करना है, तामू से डायरेक्ट जो है बसें मिलती है। काय के लिए मिलती है? वो मिलती है यंगून के लिए, क्योंकि आपको अगर म्यांमार क्रॉस करना है तो आपको जाना पड़ेगा, यंगून ही जाना पड़ेगा। अगर आपको म्यांमार से थाईलैंड में आपको एंट्री करना है, क्योंकि म्यांमार से डायरेक्ट आप लाओस भी जा सकते हैं, मतलब उसका बॉर्डर उसको मिला हुआ है, लेकिन गाड़ियों का कोई नज़्म नहीं है, कोई रोड रास्ते बने हुए नहीं हैं,
और लाओस का वो एरिया जो म्यांमार को मिला हुआ है, शायद उसके बॉर्डर भी बंद है। वजह उसकी ये है कि वो सारा जो इलाका है, जो वियतनाम वार हुई थी अमेरिका के साथ में, तो उस वक्त के अंदर वो पूरे इलाके के अंदर बहुत सारे बम गोले गिरे हुए हैं, तो इंसानों को वहाँ पे जाने की परमिशन नहीं है। इसके लिए म्यांमार में आप यंगून चले गए। अब यंगून जाने के बाद में वहाँ से फिर आपको एक बस मिलेंगी, वो मिलेंगी मेसेड बॉर्डर के लिए। मेसेड जो बॉर्डर है ये म्यांमार और थाईलैंड के बीच में एक बॉर्डर है। अब आप जैसे ही वो बॉर्डर पे पहुँचे तो थाईलैंड के अंदर आपको ना वीज़ा के पैसे लगेंगे, आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा। यहाँ से वीज़ा ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है, 15 दिन का वीज़ा वो जाते ही दे देते हैं। थाईलैंड का वीज़ा आपको मिल गया ऑन अराइवल, आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और वहाँ से आपको डायरेक्ट बस मिलती है लाओस बॉर्डर के लिए, जो जहाँ पे लाओस का बॉर्डर है, यानी थाईलैंड और लाओस के बीच में। उस शहर का नाम है चियांग माई, और चियांग माई के आगे है चियांग राई। तो चियांग राई मेरे ख़्याल से ये लाओस और थाईलैंड के बीच में बॉर्डर का शहर है। तो आप चियांग राई चले गए। चियांग राई से जो है आपने लाओस का बॉर्डर क्रॉस किया। अब लाओस भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल देता है, यानी इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को आपको अपने साथ में पासपोर्ट ले जाने की ज़रूरत, वो वीज़ा ले जाने की ज़रूरत नहीं है। लाओस जाने के बाद लाओस का जो कैपिटल है वहाँ से डायरेक्ट चाइना का जो शहर है कुनमिंग, वहाँ के लिए बसें चलती है। जैसे हमारे यहाँ पे ट्रैवलर बसें चलती है, डायरेक्ट बसें चलती है वहाँ से। तो आप बस के ज़रिए से अगर आपने बुकिंग की है तो माशाल्लाह आप डायरेक्ट बस में जो है आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो बस आपको बॉर्डर पे लेकर जाएंगी। बॉर्डर पे उतरिए, आप जो है लाओस का एग्ज़िट स्टैंप ले लीजिए, फिर चाइना बॉर्डर पे वो रोकेंगी, वहाँ पे उतरिए। वहाँ जाने के बाद में चाइना का वीज़ा आपको इंडिया से लेकर जाना पड़ेगा, ये चीज़ आप याद रखो। अब आपको वापसी में भी चाइना से आना है तो बेहतर ये रहेगा कि आप चाइना का मल्टीपल वीज़ा लेकर जाइए। मल्टीपल वीज़ा आपको आसान यानी सस्ते में मिलेगा और वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मल्टीपल वीज़ा अगर 6 महीने का आपको मिल जाता है चाइना का, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चाइना का वीज़ा आपको इंडिया से ही लेकर जाना है। चाइना माशाल्लाह आप चाइना चले गए तो चाइना में अब ट्रैवलिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। चाहे आप वहाँ पे ट्रेन के ज़रिए से सफ़र करो, चाहे आप वहाँ पर जो है बस के ज़रिए से सफ़र करो, कनेक्टिविटी इतनी ज़बरदस्त और इतनी बेहतरीन है। जो कुनमिंग शहर है वो ख़ुद इतना बड़ा शहर है माशाअल्लाह, और वो बिल्कुल साउथ में है। तो कुनमिंग से अब आपको जाना है उरुमकी, यानी कज़ाकिस्तान के बॉर्डर का जो शहर है उसका नाम है उरुमकी। तो उरुमकी जाने के लिए अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास चाइना का वीज़ा तो ऑलरेडी है, तो आप चाइना में रुकते रुकते चाइना के जो तारीख़ी मकामात है, जैसे चाइना में ग्वांगझू है, वहाँ पे हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तामीर की हुई मस्जिद है, जो तकरीबन 1400 साल पुरानी है। क्योंकि मैंने ये विकिपीडिया पे देखा था, उसमें 627 ईस्वी उसका जो है सन लिखा हुआ है, और लिखे हुए हैं डिटेल्स के हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में उनको सफ़ीर बनाकर हज़रत उस्मान ने जो है चाइना के बादशाह के पास में भेजे थे ख़त लेकर। तो ये उस वक्त में आए थे और उस वक्त इन्होंने जो है चाइना में मस्जिद की तामीर की थी। तो बहरहाल चाइना में बड़े बड़े तारीख़ी मकामात है और बड़ी पुरानी मस्जिदें हैं वहाँ पे। तो थोड़ा सा आप अपनी आँखों से देखेंगे तो बहुत सी आपकी गलतफ़हमियाँ भी दूर होंगी। जो आजकल हिंदुस्तान में जो चल रहा है उस टॉपिक के ऊपर मुझे लगता है ऑलरेडी मैं 6 से 7 सबक दे चुका हूँ। बहरहाल अभी और मुझे ज़्यादा उस टॉपिक पे बोलना नहीं है, उसके बारे में इंशाल्लाह मुस्तकिल सबक आते रहेंगे। तो आप जो है ग्वांगझू है, फिर वहाँ से मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि शियान ज़रूर जाना, क्योंकि शियान से ही आपको उरुमकी के लिए मतलब वो रास्ते में ही पड़ेगा आपको, क्योंकि शियान में भी एक 1000 साल से पुरानी मस्जिद है
और वो जो मस्जिद है उसकी ज़रूर आप ज़ियारत करें। और शियान में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी है। उसके अलावा शियान के अंदर एक मकबरा भी है, उसे टेराकोटा कहते हैं, जहाँ पर यानी टेराकोटा आर्मी थी। एक बादशाह ने अपनी पूरी आर्मी की ही ममी बनाकर एक ही कब्र के अंदर जो है वो कुछ 7-8 हज़ार उसके फ़ौजी थे और घुड़सवार सारे सवार ऐसे, यानी जिस तरीक़े से जो है मैदान जंग में होते हैं, वो बेचारों की सबकी ममियाँ करके उनको ज़िंदगी में ही, यानी वो ज़माना ऐसा था कि बादशाह मरा तो उसके साथ में सबको दफन कर देते थे, उसकी सारी बीवियों को, उसके सारे बच्चों को, उसके सारे जो है फ़ौजियों को, उसके सारे खादिमों को, उसके सारे ख़जाने को। तो टेराकोटा आर्मी की भी स्टोरी ऐसी ही है कि वो बहुत बड़ा, यानी ज़मीन के नीचे ही उसने इतनी बड़ी क़ब्र बनाया था कि बादशाह के साथ साथ उसके ख़जाने, उसकी पूरी फ़ौज, उनको सबको ममी बना के उसमें रखा गया था। तो अब आप शियान चले गए। शियान जाने के बाद में वहाँ से आपको उरुमकी के लिए ट्रेन मिलेंगी। अच्छा, चाइना में मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सस्ते में अगर सफ़र करना है तो चाइना में 2 टाइप की ट्रेनें चलती है। एक तो वहाँ बुलेट ट्रेन चलती है और दूसरे अपनी जैसी नॉर्मल ट्रेन है वो भी चलती है। अब बुलेट ट्रेन से सफ़र करोगे तो वो आपको प्लेन से ज़्यादा महंगा पड़ेगा। इसके लिए बुलेट ट्रेन के चक्कर में पड़ना नहीं है, क्योंकि अपने को इतना गड़बड़ में जाना भी नहीं है। क्योंकि वहाँ की जो नॉर्मल ट्रेन है वो हमारे इंडिया के बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा फास्ट चलती है। और नॉर्मल ट्रेन में भी वहाँ पे कैटेगरीज़ है, या तो वहाँ पे जो है जो रिज़र्वेशन है, और जैसे नॉर्मल अपने यहाँ पे सीट्स होती है सेम वो सिस्टम है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पहले से रिज़र्वेशन की ज़रूरत नहीं है। आप काउंटर पे जाके बोल सकते हैं भाई मुझे जो है जो हार्ड सीट है वो चाहिए या जो सॉफ्ट सीट है वो चाहिए। अपने हार्ड सॉफ्ट बस उसी पे वो लोग कीमत तय करते हैं। तो हार्ड सीट जो होती है वो वैसी ही होती है जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ पे जो ट्रेनों के अंदर सीट होती है, और सॉफ्ट सीट जो है वो सोफ़े की तरह से होती है। तो हमको आदत है इंडिया में, हम लोग तो ट्रेनों में लटकने वाले, बसों के छतों पे ट्रैवलिंग करने वाले हैं, तो हमारे लिए तो वो हार्ड सीट ही वहाँ की अपने इंडिया के स्लीपर से भी 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है। तो बहरहाल आपने हार्ड सीट जो है वो ले लिए, मतलब पूरे मुल्क में आप जहाँ पे भी सफ़र करोगे, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा मुल्क है, आपको कुनमिंग से उरुमकी तक जाने में तकरीबन 8 दिन लगेंगे। अब ये उरुमकी जो शहर है ये उसी शिनजियांग सूबे के अंदर है, जो मुसलमानों का अक्सरियती सूबा है, जिसके बारे में बहुत सारी बातें लोग आज इंडिया में चला रहे हैं कि वहाँ पे ऐसा जुल्म व सितम होता है। तो जब आप अगर उस रास्ते से सफ़र कर रहे हैं तो मैं आपसे बिल्कुल ये दरख्वास्त करूँगा कि आप उरुमकी में कुछ दिन रहकर, अगर आपको मौका मिलता है तो आप वहीं से करीब में काशगर है वहाँ भी जाकर आए, वहाँ के लोकल मुसलमानों से मिले, उनके हालात को देखें, उनके बाज़ारों को देखें, उनके मसाजिद को देखें। तो मैं ये समझता हूँ इंशाअल्लाह आपको सही सूरत हाल समझ में आएंगी कि इसके अंदर जो है लोगों की तरफ से उड़ाई जाने वाली अफवाहें कितनी है और हकीकत कितनी है। बहरहाल उरुमकी से आपको डायरेक्ट कज़ाकिस्तान का जो शहर है अलमाटी, उसके लिए ट्रेन मिलेंगी। तो अब मैं आपको एक बात ये कहूँगा कि कज़ाकिस्तान का जो कैपिटल है वो आस्ताना है, वहाँ जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको जाना है अलमाटी। अलमाटी ये कैपिटल नहीं है कज़ाकिस्तान का, बल्कि ये वहाँ का एक बहुत बड़ा शहर है। तो चूँकि आप हज के सफ़र पे जा रहे हैं तो इसके लिए उरुमकी से आपको या तो बस भी मिलेंगी या तो वहाँ से ट्रेन भी मिलेंगी, लेकिन ट्रेन थोड़ी महंगी है और बस जो है वो आपको सस्ती पड़ेगी। तो बस के ज़रिए से अगर आप सफ़र करते हैं तो उरुमकी से आप अलमाटी पहुँचोगे। अलमाटी जब आप पहुँच गए, अच्छा कज़ाकिस्तान के वीज़ा के बारे में मैं बताने का रह गया। कज़ाकिस्तान का वीज़ा इंडियन जो पासपोर्ट होल्डर्स है उनके लिए ई वीज़ा जो है ऑनलाइन, उसकी भी फैसिलिटीज़ है। और अगर ई वीज़ा आपको नहीं मिल रहा है तो फिर दिल्ली के अंदर कज़ाकिस्तान का जो है कॉन्सुलेट है, वहाँ से आपको वीज़ा मिल जाएगा। अच्छा, उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है
कि आपने वहाँ के कॉन्सुलेट में जाना, आपका कोई जान पहचान वाला भी अगर दिल्ली में रहता है, उसको भी अगर आपने अपने पासपोर्ट की कॉपी दे दिए तो इंशाल्लाह आसानी के साथ में आपको वीज़ा मिल जाएगा। यानी वहाँ पे आपको फ़िज़िकल जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मुंबई के अंदर और उसके अलावा दूसरे किसी शहर में कज़ाकिस्तान का जो कॉन्सुलेट है वो नहीं है, और वो आसानी के साथ में इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को वीज़ा दे देते हैं। तो वीज़ा आपको वहाँ का मिल गया। अब मिलने के बाद वीज़ा तो आपके पास में ऑलरेडी है, तो आपने बॉर्डर क्रॉस करके आप कज़ाकिस्तान में आपकी एंट्री हो गई, आप अलमाटी चले गए। अब चूँकि मैंने बताया हूँ कि कज़ाकिस्तान के बाद अब आगे का जो सफ़र है वो है तुर्कमेनिस्तान का। तो ये जो सारे मुल्क है एक दूसरे के आजू बाजू, जैसे कज़ाकिस्तान के नीचे ही किर्गिज़िस्तान है, उसके बाजू ताजिकिस्तान है, उसके बाजू तुर्कमेनिस्तान है, बीच में उज़्बेकिस्तान है। ये सारे जो ममालिक है, ये सारे ममालिक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपके पास में फ़ुर्सत का वक्त है और आप इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की ज़ियारत भी करना चाहते हैं, या फिर आप जो है बुखारा शहर देखना चाहते हैं, समरकंद देखना चाहते हैं, ताशकंद देखना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कज़ाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान चले जाए, क्योंकि उज़्बेकिस्तान का वीज़ा भी हम इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को ऑनलाइन मिल जाता है। उसके लिए आपको कॉन्सुलेट वगैरह कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन भी अगर आपने अप्लाई कर दिया, आपको ऑनलाइन जो है उज़्बेकिस्तान का वीज़ा मिलेगा। और उज़्बेकिस्तान का भी बॉर्डर जो है वो तुर्कमेनिस्तान को लगा हुआ ही है, तो तुर्कमेनिस्तान का भी वीज़ा आपको ऑन अराइवल मिलने वाला है। तो इसके लिए आपके लिए एकदम बेहतरीन तरीक़ा मैं जो कहूँगा मेरी तरफ़ से वो यही कहूँगा कि आप जो है अलमाटी पहुँचे, तो अलमाटी से आप बुखारा, समरकंद, ताशकंद, ये सब हमारे बुज़ुर्गान दीन इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो सब इस इलाक़े के रहने वाले थे। तो आप उनके शहरों की ज़ियारत करते हुए, वहाँ के मदारिस और वहाँ के उलमा, उनकी ज़ियारत करके उनसे मिलते हुए उज़्बेकिस्तान से फिर आप डायरेक्ट जो है इसमें तुर्कमेनिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। क्योंकि तुर्कमेनिस्तान जो है उसका जो कैपिटल है उसका नाम अश्क-आबाद है। तो अश्काबाद जो है, जब आप उज़्बेकिस्तान से, क्योंकि ये सारे मुल्कों में ऐसे ही एक दूसरे के लिए बसें चलती है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर महाराष्ट्र की बसें गुजरात जाती है, गुजरात की बसें राजस्थान जाती है, और कर्नाटका की बसें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जाती है। जैसा एक दूसरे की बसें एक दूसरे के स्टेट्स में जाती है, तो ये सब मुल्क भी एक दूसरे से ऐसे ही जुड़े हुए हैं कि एक दूसरे मुल्कों से इनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो उज़्बेकिस्तान जो आप है, उज़्बेकिस्तान में आप जो है डायरेक्ट आपको ताशकंद से बस मिल जाएगी। तो आप बुखारा, समरकंद वग़ैरह होते हुए फिर आप ताशकंद और वहाँ से जो है अश्काबाद जा सकते हैं। अश्काबाद जो है ये तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल है। अब आप अश्काबाद पहुँच गए, तो अश्काबाद जो है वो ख़ुद बॉर्डर के ऊपर ही है, ईरान के बॉर्डर के ऊपर ही है। यानी अश्काबाद से ईरान का बॉर्डर ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर के दूरी पर है। और अश्काबाद और ईरान का जो सबसे सेकंड नंबर का सबसे बड़ा जो शहर है उसका नाम है मशहद। तो मशहद जो है वो उसी बॉर्डर से ऑलमोस्ट 47 किलोमीटर के दूरी पर है। तो अश्काबाद से मशहद तक आपको ट्रेन भी मिल जाएंगी, बस भी मिल जाएगी। तो ट्रेन से या बस से, जिससे भी आपको सफ़र करना है आप सफ़र कर सकते हैं। अब ईरान जब आप पहुंच गए तो फिर आपके सफ़र की तरतीब वही रहेगी जैसा हमने पहले बताया कि फिर आप तेहरान जाके वहाँ से डायरेक्ट आपको बगदाद की बस मिलेंगी। बगदाद के बाद में जो है आपको वापस से जिद्दा या मक्कतुल मुकर्रमा आप डायरेक्ट वहाँ से जो है जा सकते हैं बस के ज़रिए से। तो ये एकदम आसानी वाला सफ़र है। सिर्फ़ शर्त ये है आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। और वापसी का भी जो आपका सफ़र है वो इसी रास्ते से, अगर आप बस के ज़रिए से, ट्रेनों के ज़रिए से तय करना चाहते हैं तो बाय रोड आप इंडिया से इस रास्ते से भी, अगर पाकिस्तान आपको वीज़ा नहीं देता है ट्रांज़िट वीज़ा, तो ये मैंने आपको दूसरा रास्ता बताया जो लंबा ज़रूर है लेकिन वीज़े आपको बहुत आसानी के साथ में ये सारे मुल्कों के मिल जाएंगे। और अगर आप एक ग्रुप बनाते हैं
8-10 लोगों का या एक पूरी जमात बनाते हैं तो मैं समझता हूँ और भी ज़्यादा सहूलत के साथ, आसानी के साथ में आपका ये सफ़र होगा। बस अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत के हर मोमिन को अपने घर की ज़ियारत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हर एक के दिल की ये ख्वाहिश होती है, ये तमन्ना होती है, ये आरज़ू होती है कि ज़िंदगी में वो एक मरतबा बैतुल्लाह ज़रूर देखे। मेरा हज होने से पहले मैं हमेशा ये सोचा करता था और ये दुआ करता था कि ऐ अल्लाह, दुनिया में तो मैं आया हूँ, लेकिन मुझे अगर मौत भी देना है तो इससे पहले कभी भी मौत नहीं देना कि मैं तेरे घर को देखे बग़ैर मर जाऊँ। कम से कम मुझे अपना घर दिखा देना। तो मुझे इस बात का बहुत यानी अपने दिल के अंदर एक फ़िक्र होती थी कि अरे यार, अगर मुझे मौत आ गई और मैं अगर दुनिया में आकर भी बैतुल्लाह देखे बग़ैर चला गया तो सला मेरा कैसा होगा। तो ये एक तमन्ना थी मेरी। तो मैं इसलिए मेरे पास सबसे पहले जब उतनी मिक़दार अल्लाह ने मेरे अपने ख़ुद की हलाल कमाई की जब मेरे पास में जमा हो गई तो पहली फ़ुर्सत मैंने सबसे पहला काम वही किया कि अपना हज पूरा कर लिया कि भाई चलो अल्लाह के घर की ज़ियारत हो गई, हज के अरकान पूरे हो गए। तो जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि गरीब आदमी पे हज फ़र्ज़ नहीं है, अरे भाई फ़र्ज़ होना ही ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज़ तो मालदारों के लिए है। तो ऐसा नहीं है कि नमाज अगर किसी पे फ़र्ज़ नहीं है तो हम फ़र्ज़ के अलावा दूसरी नमाज नहीं पढ़ते हैं, सुन्नतें पढ़ते हैं, नफ़ल पढ़ते हैं, वाजिबात पढ़ते हैं, शुक्राना पढ़ते हैं और बहुत सारी नमाज़ें पढ़ते हैं, चाश, तवाबीन, इशराक़ वग़ैरह वग़ैरह। ऐसे ही हज का भी मसला है। मालदार नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हज नहीं कर सकता। अगर उसके लिए सहूलत है, वो बेचारा अगर अपनी हलाल कमाई में से उसके पास कहीं से कुछ पैसा इतना आ जाए, अब उसकी कैपेसिटी नहीं है 4 लाख 5 लाख रुपये भर कर कमेटी से या टूर्स से हज करने के लिए, तो ऐसा इस तरीक़े से जैसा मैंने बताया हूँ, मैं गारंटीड कहता हूँ 1 लाख रुपये के अंदर अंदर वो शख्स आसानी के साथ में मक्का का सफ़र करके, मक्का में क़ियाम करके, मदीना की ज़ियारत करके, हज के पूरे अरकान मुकम्मल करके अपने शहर को, अपने वतन को वापस लौट सकता है। इसके अलावा भी अगर किसी के कुछ समझ में नहीं आया तो मेहरबानी फरमा कर वो मुझे व्हाट्सएप पर ना पूछते हुए सीधा सीधा इसी बयान के नीचे कमेंट करे, तो मैं आपके कमेंट के नीचे ही उसका जवाब दूंगा। तो और जो लोग हैं देखने वाले, उन लोगों को सवाल भी और जवाब भी दोनों के दोनों वहीं पे नज़र आएंगे। तो इंशाअल्लाह उनको भी आसानी रहेगी और मैं समझता हूँ उनको भी इससे फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला की ज़ात से फिर एक मरतबा दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व ताला पूरी उम्मत मुस्लिमा को अपने घर की ज़ियारत के लिए कबूल फ़रमाएँ और अल्लाह तबारक व ताला अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर हम तमाम को हाज़िर होकर सलाम अर्ज़ करने की भी तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाएँ। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व हबीबाना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।